क्या आपको पता है इंडियन लॉ के अंतर्गत प्रॉपर्टी ट्रांसफर के 6 तरीके हैं जिससे आप अपनी जमीन जायदाद लीगली ट्रांसफर कर सकते हैं। और उनमें से एक तो ऐसा तरीका है जिसमें आपको एक भी रुपए स्टैंप ड्यूटी या चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताएंगे कैसे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना चाहिए, हर मेथड के फायदे और नुकसान यानी प्रॉस और कॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट एडवोकेट विकास गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं 6 लीगल वेज टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी। तो दोस्तों, प्रॉपर्टी ट्रांसफर का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी ट्रांसफर का मतलब है ओनरशिप राइट, जो आपका मालिकाना हक है वो एक इंसान से दूसरे इंसान को लीगली ट्रांसफर करना। लेकिन सवाल यह आता है कि ऐसा ट्रांसफर करते वक्त हमें क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं और जो कानून के हिसाब से सही होते हैं, हम उन्हीं तरीकों की बात करेंगे। इस वीडियो में हम हर मेथड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए 6 मेथड होते हैं। पहला सेल डीड, गिफ्ट डीड, विल, पावर ऑफ अटॉर्नी, रेलिंक्विशमेंट डीड और फैमिली सेटलमेंट डीड। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं सेल डीड के बारे में। तो सबसे पहला मेथड है सेल डीड। दोस्तों, प्रॉपर्टी ट्रांसफर का ये सबसे पहला सबसे कॉमन तरीका है, यानी सेल डीड। सेल डीड में आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो सेल डीड है क्या? अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उस प्रोसेस में जो डीड बन रही है उसको सेल डीड कहते हैं। और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली एक विक्रय पत्र यानी पेपर है और लीगली वैलिड है। इसको हम डिटेल में समझते हैं। सेल डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो लीगली प्रूफ करता है कि सेलर ने अपनी प्रॉपर्टी बायर को बेच दी है इंडियन लॉ के तहत, और ये एक वैलिड और एसेंशियल डॉक्यूमेंट है। एक बात समझने की जरूरी है, प्रॉपर्टी ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए सेल डीड को रजिस्टर्ड करना बहुत जरूरी है। देखिए, रजिस्ट्रेशन और स्टैंप ड्यूटी पे करना दो अलग अलग चीजें हैं। स्टैंप ड्यूटी में आप स्टैंप पेपर खरीदते हैं, वो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के हिसाब से होती है, सर्कल रेट के हिसाब से होती है। और रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है, रजिस्ट्रेशन चार्ज लेता है जो स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। तो अगर हम लॉ की बात करें, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में सेक्शन 17 में यह डिफाइन है। उसमें कहा गया है सेल डीड को रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। और आप समझिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में भी सेक्शन 54 में डिफाइन करा गया है कि अगर सेल कर रहे हैं तो किन किन कंडीशन का आपको फॉलो करना है। तो सेल डीड जब ही वैलिड मानी जाती है जब बायर और सेलर दोनों की कंसेंट हो, प्रॉपर कंसिडरेशन यानी पेमेंट हो। समझ के रखिए दोस्तों, सेल डीड में अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो सेल वॉइड है, यानी कोई आपको फ्री में प्रॉपर्टी आपके नाम सेल डीड कर रहा है तो सेल डीड वैलिड नहीं है। ये सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत भी कवर होती है, तो इसको ध्यान रखिए। संबंधित रजिस्ट्रार ऑफिस में, जिस रजिस्ट्रार ऑफिस के अंतर्गत ये प्रॉपर्टी आ रही है, वहां पे आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये प्रोसेस समझिए, मिस्टर ए मिस्टर बी के साथ एक फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो आमतौर पे उन दोनों के बीच में पहले एग्रीमेंट ऑफ सेल होगा, उसमें सारी कंडीशंस होंगी, किस तरीके से पेमेंट दिया जाएगा, क्या टाइमलाइन रहेगी, कितना पेमेंट होगा, और बाद में सेल डीड को ड्राफ्ट करते हैं। जो भी स्टैंप ड्यूटी उसकी कैलकुलेट होती है, 6 से 7% की स्टैंप ड्यूटी नॉर्मल होती है, उसके हिसाब से करते हैं और लोकल सब रजिस्ट्रार ऑफिस में उसको रजिस्टर कराया जाता है। दोस्तों, ये समझने की जरूरत है, स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस दो अलग अलग चीजें हैं और इन दोनों को देना पड़ता है। जैसा कि मैंने बताया, स्टैंप ड्यूटी स्टेट का सब्जेक्ट है, हर स्टेट में अलग अलग होती है। महिलाओं को कहीं 1% की छूट होती है और कहीं 10,000 तक की छूट होती है। इसमें हम एक बहुत ही रेलिवेंट केस लॉ को समझ लेते हैं। केबी साहा वर्सेस डेवलपमेंट कंसल्टेंट लिमिटेड के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेल डीड जब तक रजिस्टर्ड नहीं है वो लीगली वैलिड नहीं मानी जाएगी, यानी जो टाइटल है तब तक ट्रांसफर नहीं होगा जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन की स्लिप रजिस्ट्रार ऑफिस में नहीं कटेगी। रजिस्ट्रेशन का मतलब रजिस्ट्रार के ऑफिस में उसके रजिस्टर में आपका रिकॉर्ड आ जाता है। अब हम समझते हैं सेल डीड के फायदे और नुकसान क्या है। तो सबसे पहले फायदा तो सेल डीड आप समझिए सिक्योर और वैलिड तरीका है, ये लीगली एक्सेप्टेबल है हर जगह, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सरकार, सब कोई इसको एक्सेप्ट करता है। बायर को कंप्लीट ओनरशिप मिल जाती है, सब्जेक्ट टू सेलर के पास कितनी ओनरशिप थी। फ्यूचर डिस्प्यूट से भी बचा जा सकता है। अब हम बात करते हैं नुकसान की। तो रजिस्ट्रेशन चार्ज, हाई स्टैंप ड्यूटी,
ये बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा हैवी चार्जेस होते हैं, प्रोसेस थोड़ा लेंथी है, पेपर वर्क है, ट्रांजेक्शन के सारे प्रूफ रखने पड़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं सेकेंड प्रोसेस की, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की, और वो है गिफ्ट डीड। दोस्तों प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का ये दूसरा सबसे ज्यादा यूज होने वाला तरीका है। ये खास तौर पे जब इस्तेमाल किया जाता है जब रिश्तेदार एक दूसरे को, यानी क्लोज रिलेटिव एक दूसरे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहते हैं। अब आप समझिए गिफ्ट डीड है क्या और क्या प्रोसेस है इसका। तो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, और आप क्यों दे रहे हैं? लव और अफेक्शन के लिए दे रहे हैं, प्यार और संबंधों के नाते आप माता अपने बेटे को, पिता अपने पुत्र और बेटी को, भाई बहन इस तरीके से, या बेटा अपनी माँ को भी दे सकता है लव अफेक्शन में। इसमें कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है, ये लव और अफेक्शन ही कंसिडरेशन है। जो सेक्शन 25 का प्रोवाइजो है वो इसमें आता है, यानी कि पैसे का लेन देन नहीं भी है तो भी गिफ्ट डीड हो सकता है। लेकिन याद रखिए ये बात हो रही है फैमिली की, और अभी मैं फैमिली की बात कर रहा हूं, तो इस पे बेयर एक्ट यानी कि हमारा लॉ क्या कहता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का 112 कहता है कि गिफ्ट का मतलब है डोनर, दान कर रहा है, वो डोनी जो रिसीव कर रहा है, दे रहा है, और दोनों की फ्री कंसेंट होनी चाहिए। यानी मेरी मर्जी के बिना आप मुझे गिफ्ट भी नहीं दे सकते हैं। अब हम समझते हैं इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 सेक्शन 17 ये बात करता है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में जिनका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। तो गिफ्ट डीड को रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हो रही है, तो विदाउट रजिस्ट्रेशन गिफ्ट डीड लीगली वैलिड नहीं मानी जाएगी। अब दोस्तों गिफ्ट डीड को तैयार करने का हम प्रोसेस समझ लेते हैं। गिफ्ट डीड वेरी सिंपल डॉक्यूमेंट्स है। आप डोनर अपनी प्रॉपर्टी के बारे में लिखते हैं, अपनी डिटेल के बारे में लिखता है, डोनी की डिटेल के बारे में लिखा होता है, प्रॉपर्टी का एक मसौदा तैयार होता है, टर्म एंड कंडीशन लिखी जाती हैं, दोनों पार्टियां साइन कर देती हैं और सब रजिस्ट्रार ऑफिस में इसको रजिस्टर कराया जाता है। ध्यान रखिए अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसी सब रजिस्टर ऑफिस में कराना बेहतर रहता है और वैलिड होता है जहां पे ये प्रॉपर्टी सिचुएट होती है। दोस्तों याद रखिए अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर किसी क्लोज रिलेटिव के बीच में हो रही है, पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई बहन के बीच में हो रही है, तो कई सारे स्टेट स्टैंप ड्यूटी में पूरी छूट देते हैं, यानी कि बहुत ही मिनिमल स्टैंप ड्यूटी लेते हैं, 2000, 4000, 5000। जो 6 और 7% की स्टैंप ड्यूटी होती है वो नहीं लगती है, सिर्फ और सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज देना होता है। अब मैं यहाँ पे आपको एक केस बताना चाहूंगा, के बालाकृष्णन वर्सेस के कमलम का केस है। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा गिफ्ट डीड तभी इन्फोर्सेबल, तभी वैलिड होगी जब डोनर की फ्री कंसेंट से दिया गया हो और इसको प्रॉपरली रजिस्टर कराया गया हो। तो रजिस्ट्रेशन कराना गिफ्ट डीड का ना भूलें अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टीज में है। अब हम बात करते हैं गिफ्ट डीड के फायदे और नुकसान की। तो देखिए सबसे पहला फायदा यह है कि स्टाम्प ड्यूटी कम होती है या कि ना के बराबर होती है परिवार के सदस्यों के बीच, तुरंत इमीडिएट ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है दोस्तों। अब हम इसके थोड़े से नुकसान समझते हैं। दोस्तों गिफ्ट डीड अगर एक बार हो जाती है तो उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता है। अगर गिफ्ट डीड में अगर आपने कोई गलत बयान दिए हैं तो ये फ्यूचर में डिस्प्यूट का कारण बन सकती है और गिफ्ट डीड के ऊपर इश्यू हो सकता है। गिफ्ट डीड के बारे में मैं यहाँ पे आपको सबसे खास बात बताना चाह रहा हूं जो कि सीनियर सिटीजन के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गिफ्ट डीड के अंदर आप कोई भी अपना लीगली क्लॉज लगा सकते हो। जैसे वृद्ध पिता अपने पुत्र या पुत्री को प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो उसमें लगा सकते हैं कि डोनी यानी जो जिसको गिफ्ट मिल रहा है, जो रिसीव कर रहा है, वो उन शर्तों का पालन नहीं कर रहा है तो गिफ्ट डीड को रद्द किया जा सकता है। तो बहुत सारे बुजुर्ग माता पिता, बुजुर्ग पेरेंट होते हैं, अपने बच्चों को इस लालच में या इस सोच के दे देते हैं कि वो बच्चे उनका ध्यान रखेंगे। तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इस कंडीशन को आपको गिफ्ट डीड में जरूर से जरूर पढ़वाना है। अगर आप नहीं पढ़वा रहे हैं तो ये गलती ना करें, क्योंकि भविष्य में आपके बच्चे अगर आपका ध्यान नहीं रख रहे हैं तो वो गिफ्ट डीड को रद्द किया जा सकता है। तो MWPSC एक्ट होता है, सीनियर सिटीजन का एक एक्ट है। अगर उसके तहत बच्चा अपने माता पिता का ध्यान नहीं रख रहा है तो गिफ्ट डीड को कैंसिल किया जा सकता है, आप प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हैं। दोस्तों अब अगला तरीका हम डिस्कस करने जा रहे हैं वसीयत। ये आपने सुना होगा विल। ये बहुत ही फेमस तरीका है। ये खासतौर जब इस्तेमाल होता है जब आप अपने जीते जी अपनी प्रॉपर्टी को
चाहते हैं कि किसी के नाम कर दें लेकिन मिले ना, उसके लिए लिख के चले जाएं कि मेरे जाने के बाद ये प्रॉपर्टी उसको मिलेगी। और इसकी खास बात क्या होती है कि इसमें स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराना पड़ता है। ये बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है कि बिल को रजिस्टर कराना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में बिल को रजिस्ट्रेशन कराने के ऊपर कोई कंपल्सन नहीं है। अगर आप बिल को रजिस्टर नहीं कराते हैं तब भी वैलिड है। रजिस्ट्रेशन ऑफ बिल सिर्फ एक चीज को डिफाइन करता है कि ऑथेंटिसिटी ऑफ बिल ज्यादा हो जाती है। बिल के रजिस्ट्रेशन कराने से उसकी ऑथेंटिसिटी सिक्योर हो जाती है। और एक चीज समझिए, बिल का मतलब ट्रांसफर नहीं है। बिल जब तक इफेक्टिव नहीं होती है, जब तक बिल लिखने वाले यानी टेस्टेटर की मृत्यु ना हो जाए, वो चले ना जाए इस दुनिया से। विल को कहां से गवर्न करते हैं? विल को इंडियन सक्सेशन एक्ट से गवर्न करते हैं। और ये बताता है कि विल को लिखित रूप में होना चाहिए, 2 विटनेस से साइन करवाना है। जहां तक मैंने आपको बताया, विल को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपकी जो रिसिप्टेंट है, जिनको बेनिफिशियरी हैं, वो फ्यूचर डिस्प्यूट से बच सकते हैं। बिल को बनाने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। बिल को जितना सिंपल बनाएंगे उतना अच्छा है। सारी संपत्तियों का विवरण दें। और मैं आपको एक इसमें टिप्स बताना चाह रहा हूं, आप उसमें ये क्लॉज भी डाल सकते हैं कि भविष्य में होने वाली इनकम, आने वाली ये प्रॉपर्टी या ये सारी चीजें भी बिल का पार्ट रहेंगी और फला फला को मिलेंगी, ये भी डाल सकते हैं। विल को अटेस्ट करवाना ना भूलें, कोशिश करें विल को रजिस्टर करवा लें। अगर आप नहीं करवा पाते तो भी वो वैलिड है, लेकिन अगर 2 विल किसी इंसान की बनी हुई हैं तो लेटेस्ट वाली विल को फाइनल माना जाता है, पहली वाली को नहीं। अब आप इसको एग्जाम्पल से समझ लीजिए, अगर मिस्टर शर्मा के 2 बच्चे हैं और वो दोनों को अलग अलग शेयर से अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा देना चाहते हैं, तो विल में स्पष्ट रूप से रख सकते हैं और उनकी मृत्यु के बाद उसी रेशियो में उन दोनों बच्चों को प्रॉपर्टी मिलेगी, ना कि हाफ हाफ। एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत नहीं मिलेगी, उनको उसी शेयर में मिलेगी जो आपने लिख रखा है विल में। यहां पे मैं आपको एक केस लॉ बताना चाहूंगा। वेंकटाचलम अय्यर वर्सेस थिमंगा राजा का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1959 में कहा, विल को वैलिड बनाने के लिए साबित करना होगा कि ये फ्री कंसेंट और साउंड माइंड में तैयार करी गई है। तो कोशिश करिए जो विल में विटनेस दे रहे हैं वो अच्छे, संभ्रांत, पढ़े लिखे और काफी नामी गिरामी लोग हैं, या जिनके बारे में मजबूती से कहा जा सकता है। कोशिश करिए, रोड साइड जो लोगों की आदत होती है, कोर्ट या कचहरी पहुंच जाते हैं और विटनेस लेने की कोशिश करते हैं, वो विल या किसी भी डॉक्यूमेंट में वो विटनेस लेने की कोशिश ना करें। कोशिश करें विटनेस उनकी लें जिन्हें आप जानते हैं और जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। अब विल के हम फायदे की बात करते हैं। देखिए, स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है। टेस्टेटर जो लिखने वाला है वो कितनी भी विल बनाए, लाइफ टाइम विल पे उसी का कंट्रोल है। लास्ट में वो अपनी विल बना सकता है और लिख सकता है कि मेरी कोई भी विल वैलिड नहीं है, ये विल वैलिड है, या मेरी विल ही कोई नहीं है, जो सक्सेशन के आधार पर प्रॉपर्टी को बांटा जाएगा। तो विल में नुकसान क्या है? देखिए, विल में नुकसान सबसे ज्यादा ये है कि विल को सबसे ज्यादा चैलेंज किया जाता है। कई सारे स्टेट में विल को प्रोवाइड भी करवाना होता है। तो विल में ये चैलेंजेस आते हैं। विल को चैलेंज किया जा सकता है। विल को आप तरीके से बनाएं, लीगल एडवाइस लें और रजिस्टर करवाएं। यहां पे मैं एक और अगला तरीका आपको बताने जा रहा हूं, पावर ऑफ अटॉर्नी। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, पीओए के बारे में बहुत ज्यादा सुना होगा। ये एक चौथा तरीका है प्रॉपर्टी को लेके, लेकिन आप ये समझिए इसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। बहुत सारे जगह पे विल और पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ लोग प्रॉपर्टी को बेच देते हैं। आप समझ के चलिए, विल मरने के बाद एक्टिव होती है, पावर ऑफ अटॉर्नी मरने का डीएक्टिव हो जाती है। और पावर ऑफ अटॉर्नी सिर्फ आपको ये पावर देती है कि आप मेरे बिहाफ पे, यानी कि जो राइटर ऑफ द पावर ऑफ अटॉर्नी है, उसके बिहाफ पे आप एक्ट कर सकें। आप प्रॉपर्टी के मालिक नहीं होते हैं, आप मेरे बिहाफ पे प्रॉपर्टी का सौदा कर सकते हैं। उसमें जो मैंने टर्म एंड कंडीशन लिखी हैं उस पे आप एक्ट कर सकते हैं। और ये प्रॉपर्टी पे ही रेलिवेंट नहीं है, ये किसी भी तरीके की फाइनेंशियल डिसीजन लेने का भी अधिकार देती है। अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट की। तो सेक्शन 17 डिफाइन करता है कि अगर पावर ऑफ अटॉर्नी किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर राइट्स दे रही है अटॉर्नी होल्डर को, तो उसको रजिस्टर कराना बेहद जरूरी है। हाँ, इसमें रजिस्ट्रेशन चार्ज, स्टैम्प ड्यूटी बहुत कम लगता है, लेकिन रजिस्टर कराना बहुत जरूरी है। याद रखें, पावर ऑफ अटॉर्नी से आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं करते हैं, बजाय इसके
आप होल्डर को ये राइट देते हैं कि वो प्रॉपर्टी को आपके बिहाफ पे बेच सके। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, इसको हल्के में ना लें। दोस्तों मैं एक केस लॉ आपको बताना चाहूंगा, सूरज लैंप इंडस्ट्रीज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में स्पष्ट किया कि पीओ के जरिए यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। उसने कहा है प्रॉपर्टी ट्रांसफर सेल डीड, गिफ्ट डीड, विल से ही ट्रांसफर होती है, पावर ऑफ अटॉर्नी से प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती है। ये आपको राइट देती है आपके बिहाफ पे कोई एक्ट कर सके। अब पीओ के फायदे के बारे में समझते हैं। देखिए आसान है, खर्चे कम है, आप अगर कहीं नहीं जा सकते हैं, आप किसी और शहर में रहते हैं, तो आप पावर ऑफ अटॉर्नी बना के दे सकते हैं और कोई आपका रिश्तेदार दोस्त आपके बिहाफ पे एक्ट कर सकता है। और कोशिश करें इसको एसपीए बनाएं, स्पेशल पर्पस अटॉर्नी बनाएं, लिमिटेड अटॉर्नी बनाएं, अनलिमिटेड राइट पीओ में ना दें। पीओ के नुकसान ये होते हैं कि आपका ज्यादा अधिकार नहीं रहता, जो आप अधिकार दे देते हैं पीओ में तो उसका वो मिसयूज कर सकता है अटॉर्नी होल्डर। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरशिप ट्रांसफर के लिए इसको इनवैलिड कर रखा है, यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर प्रॉपर्टी का मालिक नहीं होता है। अब दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं पांचवें तरीके को, रेलिंक्विशमेंट डीड। ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का एक पांचवा तरीका है, यानी त्याग पत्र, आप अपना राइट को छोड़ देते हैं। लेकिन इस मेथड को समझने की जरूरत है। जब कोई फैमिली प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है उसमें जॉइंट ओनरशिप होती है, यानी पिता या माता की मृत्यु के बाद बच्चों को, मान लीजिए 6 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, उनको प्रॉपर्टी एक्वायर होती है। वो इंटेस्टेड डाई हुए हैं, मतलब उन्होंने अपनी विल नहीं बनाई है, तो सबको आप समझिए 5 लोग हैं तो 1/5 1/5 सबको मिल रही है। 4 लोग चाहते हैं कि वो हिस्सा नहीं लेंगे, तो वो चारों लोग को ऑनर रेलिंक्विशमेंट डीड बना सकते हैं और 5वें के नाम पे रेलिंक्विशमेंट डीड बना देंगे तो वो प्रॉपर्टी का मालिक 5वां हो जाएगा। इसमें को ऑनर ट्रांसफर करता है, उसी को करता है जो को ऑनर होता है। को ऑनर किसी भी आउटसाइड बंदे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो रेलिंक्विशमेंट डीड एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर का तरीका है, लेकिन को ऑनर्स के बीच में। अब आप समझिए इसको भी रजिस्टर कराना मैंडेटरी है, लेकिन इसमें स्टैम्प ड्यूटी जैसे भारी भरकम चार्ज नहीं होते हैं, तो ये इसका बहुत ही ज्यादा फायदा है। रेलिंक्विशमेंट डीड बनाने का प्रोसेस बहुत सिंपल होता है। आप एज सिंपल एज डीड को बनाइए, उसमें अपने डिटेल के बारे में रखिए, जिसको आप दे रहे हैं, जिसके नाम पे आप कर रहे हैं उनका डिटेल होना चाहिए और प्रॉपर्टी का डिटेल होना चाहिए। और ये उसमें भी लिखा होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टीज में आपका शेयर कैसे आया और किन को दे रहे हैं और उनका भी उस प्रॉपर्टी में कितना शेयर है। तो इस तरीके से आप रेलिंक्विश अपना राइट को छोड़ सकते हैं, उनके पक्ष में दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुरुस्वामी के केस में कहा रेलिंक्विशमेंट डीड एक इर्रिवोकेबल ट्रांसफर है, यानी कि अगर आपने किसी के नाम रेलिंक्विशमेंट डीड कर दी, अपनी फैमिली मेंबर्स जो प्रॉपर्टी के जॉइंट होल्डर हैं, और रजिस्टर करा लिया, तो ये इर्रिवोकेबल है, यानी कि इसको वापस नहीं लिया जा सकता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा रेलिंक्विशमेंट डीड के फायदे क्या हैं। तो बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, चार्जेस काफी कम होते हैं, प्रोसेस बहुत सिंपल है। अब इसके नुकसान क्या है? ये सिर्फ को ऑनर के बीच में ही एप्लीकेबल है, और अगर सारे को ऑनर तैयार नहीं है तो शेयर डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दोस्तों आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट डीड के बारे में बताने जा रहा हूं, ये फैमिली सेटलमेंट डीड है। ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर का छठा और सबसे अच्छा तरीका है और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीका है, यानी पारिवारिक समझौता। ये मेथड खास तौर उन केसेस में होता है जब फैमिली मेंबर के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट या कंफ्यूजन हो। तो अगर वो बैठते हैं और बात करते हैं तो एक फैमिली सेटलमेंट डीड बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैलिड और कॉस्ट इफेक्टिव तरीका माना है, जिससे आप आसानी से प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। क्या है फैमिली सेटलमेंट डीड? फैमिली सेटलमेंट डीड एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जो फैमिली मेंबर्स के बीच प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार करा जाता है। इसमें सभी मेंबर आपस में डिटेल में डिस्कशन करते हैं, अपने राइट्स और ऑब्लिगेशन समझते हैं और एक डीड को तैयार करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसके कानूनी जामे की, तो देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट
में फैमिली सेटलमेंट डीड एक कॉन्ट्रैक्ट की तरीके से होती है, म्यूचुअल एग्रीमेंट की तरीके से होती है, तो लॉ में प्रॉपर कवर है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई केसेस में कहा है फैमिली सेटलमेंट डीड को वैलिड माना जाए, भले इसको स्टैम्प पेपर पे बनाया है या आपने प्लेन पेपर पे बनाया है, परंतु समझ लीजिए इसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, सारे डिटेल होने चाहिए और साइन होने चाहिए। ध्यान दें, सेटलमेंट को सब रजिस्टर ऑफिस में अगर आप रजिस्टर करा लेते हैं तो ये और ज्यादा वैलिड या इसकी इन्फोर्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। सेटलमेंट बनाने की प्रक्रिया मैं आपको बता चुका हूं, बहुत ही सिंपल है। सभी मेंबर आपस में बैठे अपनी चीजों को डिस्कस करें, सभी के सिग्नेचर हों, सारी कंडीशंस लिखें और कोशिश करें इसको सब रजिस्टर ऑफिस में रजिस्टर करा लें। अब मैं आपको इसमें केस लॉ बताना चाहूंगा दोस्तों। काले वर्सेस डेप्यूटी डायरेक्टर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये 1976 का केस है, फैमिली सेटलमेंट डीड का प्राइमरी पर्पस फ्यूचर डिस्प्यूट को अवॉइड करना है। अगर इसे अच्छे फेस से बनाया गया हो तो ये लीगली बाइंडिंग होती है। तो फैमिली सेटलमेंट डीड बहुत ही फायदे की चीज है। मैं इसके फायदे की बात करता हूं तो इसमें कोई कॉस्ट नहीं होती है, ऑलमोस्ट ये फ्री ऑफ द कॉस्ट होती है। ये फैमिली डिस्प्यूट को एमिकेबली यानी बहुत आपस शांतिपूर्ण से हल कर सकती है। प्रोसेस बहुत ही सरल और क्विक है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई केस में इसको वैलिड माना है, तो काफी ठीक है। नुकसान दोस्तों ये है कि आपसी में अगर सहमति नहीं बन रही है तो फैमिली डीड का कोई रेलिवेंस नहीं है दोस्तों हर मेथड के अपने फायदे अपने नुकसान है। सवाल ये है कि आपके लिए कौन सा तरीका सही है। अगर आप प्रॉपर्टी को बाय एंड सेल कर रहे हैं तो सेल डीड सबसे सही तरीका है, बाहर वाले को बेच रहे हैं, बाहर वाले से खरीद रहे हैं। अगर अपनी फैमिली में प्रॉपर्टी का आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो गिफ्ट डीड से करें, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं तो विल लिखें। विल फ्री ऑफ द कॉस्ट डॉक्यूमेंट है और आपकी बहुत सारी समस्याओं को हल कर सकता है। को ऑनर्स के बीच में जो है आप डिसाइड कर सकते हैं कि किसको कितना शेयर्स देना है। और अगर को ऑनर्स ने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करी है तो रेलिंक्विशमेंट डीड बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है। बिना किसी खर्चे, बहुत कम खर्चे में आप प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर सकते हैं। और आखिर में मैं कहना चाहूंगा फैमिली सेटलमेंट डीड भी बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन कोई भी मेथड चुनने से पहले आप लीगल एक्सपर्ट से जरूर चर्चा करें, उसके बारे में काफी जानकारी करें। तो दोस्तों उम्मीद है ये आज का डिटेल्ड वीडियो प्रॉपर्टी के ऊपर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर को लेकर कोई भी सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करें। तो मिलते हैं एक और नए और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।